जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड ईयर। बेटा आज मैंने आप लोगों का लेक्चर अलग से किया है क्योंकि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था आप लोगों वाले उसमें सिलेबस में, तो इसलिए मैंने आपका लेक्चर जो है वो आज इंग्लिश वाला अलग बनाया। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट आज स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको अनाउंस कर दूँ ये चीज़ में कि आप लोगों ने अपनी असेसमेंट करनी है और उसके अलावा अपना पेपर सॉल्व करना है जो आप लोगों ने आंसर शीट पे करके मंडे को सबमिट करवाना है। ठीक है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली जो है सर सैयद अहमद खान की एफ़र्ट्स हैं जो उन्होंने तालीमी मैदान में की हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट देयर एफ़र्ट्स फॉर एजुकेशन and for the promotion of education in subcontinent. So let's we start. Sir Syed Ahmad Khan always felt aggrieved over the deplorable social and economic conditions of Indian Muslims, and he desired to see the Muslims at the respectable position in the society and decided to guide them in their struggle for the revival of their past position, glory and eminence, and the services which Sir Syed Ahmad Khan rendered for the renaissance of the Muslims are known as the Aligarh movement in the history of the Muslim India. अब वो कहते हैं रिनाइंस यानी निशात सानिया, यानी आपकी दूसरी ज़िंदगी जो है उसकी शनाख्त के लिए पहचान देना। सर सैयद अहमद खान को वो कहता है कि बेसिकली वो लोगों की या मुसलमानों की परेशानियों पे, उनके मसाइल पे परेशान होते थे और वो चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो उनको उन चीज़ों से महरूम जो रखा गया है, उनको रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो सोसाइटी में नहीं दी गई है, तो उनको उस सिलसिले में गाइड किया जाए। और उसके अलावा उन्हें जो है जो उनकी पास्ट है या उनकी जो माजी में जो ग्लोरी या उनका शानदार दौर गुजरा है, तो उसके हवाले से उनको जो है वो चीज़ें याद दिलाना कि वो उस तमाम चीज़ को दोबारा से रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं, वो दोबारा से वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं अगर वो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको फॉलो करें, अगर मगरबी तालीम जो है वाकई में उसकी तरफ तवज्जो दें और अपनी जो हालत है उसको बेहतर करें और अंग्रेज़ों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें, तो उनके बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो तहरीक स्टार्ट की है उसके लिए अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो उनकी एफ़र्ट्स रही हैं, पॉलिटिकल सर्विसेज रही हैं सर सैयद अहमद खान की, वो जो एफ़र्ट्स हैं उसमें फ़र्स्ट वन है एफ़र्ट्स फॉर इम्प्रूविंग रिलेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी सबसे पहला स्टेप उनका क्या था कि उन्होंने इस चीज़ को जो है सबसे पहला जो स्टेप था उसमें अंग्रेज़ों के दिलों से अपने लिए गलत फहमियों को दूर करना था, उनको दूरतों को दूर करना था जो कि मुसलमानों के लिए जो है वो पैदा हो चुकी थी 1857 की वॉर के बाद। ठीक है, 1857 की जंग के बाद जो है सर सैयद अहमद खान was conscious of the miserable state which Muslims had fallen over the years, and he also realized that the present deplorable condition of the Muslim was partly because of their own extremist and कंज़र्वेटिव एटीट्यूड। अब वो कहता है कि ये जो उनकी हालात थे वो समझते थे कि ये सिर्फ मुसलमानों की कंज़र्वेटिव जो सोच है, यानी तअस्सुब पर मबनी सोच है कि वो अंग्रेज़ों से दूर रहना चाहते हैं और उनसे नफ़रत करते हैं, तो इसलिए उन्हें उनसे दूर रहना चाहिए। तो उनकी सोच की वजह से जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं। सोशल इंटरेक्शन विद ब्रिटिश और बरतानिया के साथ जो उनका माशी इंटरेक्शन है या राब्ता है विच क्रिएटेड द ग्रेट डील ऑफ मिसट्रस्ट अमॉन्गस्ट द ब्रिटिश अबाउट मुस्लिम। अब वो कहता है कि जो अंग्रेज़ उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने उनका एतमाद ख़त्म कर दिया। जो जंग आज़ादी मुसलमानों ने लड़ी उसमें अंग्रेज़ों का मुसलमानों के ऊपर से एतमाद ख़त्म हो गया। उन्हें ये ख्याल था कि इनको कभी भी अगर सर उठाने दिया जाएगा तो ये दोबारा से उठकर हुकूमत के लिए जो है वो लड़ेंगे। सर सैयद वेरी राइटली ऑब्जर्व दैट द pitiable condition of the Muslim shall not improve unless Muslim change their behavior towards British। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि मुसलमानों की जो पिटिएबल यानी काबिल तर्स या काबिल रहम जो हालत है वो उस वक्त तक सही नहीं हो सकती कि जब तक कि वो अंग्रेज़ों के दिलों में से अपने जो है ख़िलाफ़ जो जहर भर गया उसको ख़त्म किया जाए, उसको रिमूव किया जाए। तो वो सिर्फ उनके बिहेवियर की वजह से, अगर वो दिल से उस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहे लेकिन ज़ुबान से उसका एक इस तरह से इकरार ना करें, इज़हार
करें कि अंग्रेज़ों को लगे कि वो सबसे बड़ा टारगेट है उनके लिए। ही रेंडर्ड द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश फॉलोइंग ही रेंडर्ड हिज utmost efforts to remove misunderstanding between Muslim and the British following are some of the efforts made by Sir Syed Ahmad Khan to improve relation between Muslim and British। अब वो कहता है कि उन्होंने हर हाल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की, और अब उसके लिए जो सर सैयद अहमद खान ने बाकायदा तौर पे एफ़र्ट की है, वो क्या एफ़र्ट है? सबसे पहले है पैम्फलेट ऑन द काजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इंडिया की जो रिवोल्ट है, यानी जो बगावत है, जो 1857 की जंग आज़ादी है, उसको म्यूटनी या फिर जो है गदर जो है उसका नाम देते थे अंग्रेज़। तो इसलिए वो कहता है जो रिवेंज जो है या इंतकामी जो कार्रवाई है उसको अगर देखा जाए तो सर सैयद रोट अ पैम्फलेट, उन्होंने एक रिसाला लिखा ऑन द काजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट इन ऑर्डर टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द ब्रिटिश एंड अबाउट द मुस्लिम्स। अपने रिसाले में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि मुसलमान जो है वो बेसिकली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो उन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं, उन सख्तियों के ख़िलाफ़ हैं जो उन्होंने मुसलमानों के लिए की हैं, या मुसलमान उससे मुतासर हुए हैं, इसलिए मुसलमान जो है अंग्रेज़ों से दूर भागते हैं। और दूसरा ये है कि आपकी पॉलिसियाँ उनके लिए इतनी सख्त गिर हैं कि मुसलमानों को जब हकूक़ नहीं दिए जा रहे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही, तो वो किस तरह से आपके नज़दीक हो सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट तक द ब्रिटिश हैड पुट द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द मुस्लिम्स कंसिडर दैम एज देयर ग्रेटेस्ट एनिमी एंड द हिंदूज एंड अदर नेशंस हु वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर वर फॉरगिवन एंड इग्नोर्ड। अब वो कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ उसका इल्ज़ाम जो है दिया गया, और बेसिकली अगर देखा जाए तो हिंदू उस जंग में शामिल थे और बाद में जो है वो उससे अलहदा हो गए। लेकिन यह है कि अंग्रेज़ों ने, चूँकि इस जंग में अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने बेसिकली जो निशाना बनाया वो मुसलमानों को निशाना बनाया। सर सैयद एक्सप्लेन द रियल काज ऑफ वॉर in this pamphlet and said that the Muslims were much responsible for the war as were the other nations, and he put the responsibility of the war on the government and declared that the डिक्टेटोरियल एंड ओप्रेसिव पॉलिसीज़, ये मैंने अभी जैसे आपको बताया कि सर सैयद अहमद खान ने पॉइंट आउट किया कि मुसलमान भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितनी बाकी कौमें जितने जो है वो भी उतनी ज़िम्मेदार हैं जितनी कि मुसलमान इस जंग के लिए ज़िम्मेदार है। तो इसलिए सिर्फ उन्हें टारगेट नहीं बनाना चाहिए, और मुसलमानों ने अगर ऐसा किया है तो वो उनका जो मुतलकुल अनान किस्म का जो रवैया है उनके साथ, या ओप्रेसिव यानी जो है उनसे इंतकामी रवैया जो अंग्रेज़ों का है मुसलमानों के साथ, उस पॉलिसियों की वजह से वो उनसे दूर भागते हैं। तो इसलिए जो है अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन 1857, इसलिए आउट ब्रेक ऑफ अपराइजिंग के मुसलमान जो आउट ब्रेक हुए हैं वो सिर्फ जो है वो इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से हुए हैं 1857 में। सर सैयद ट्रांसलेटेड द पैम्फलेट इन इंग्लिश, उन्होंने इस रिसाले को इंग्लिश में भी तर्जुमा किया एंड डिस्पैच कॉपीज़ टू द हाई ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली सो दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड कम टू नो द रियल काजेज ऑफ द रिवोल्ट। इस तरह से उसकी मुख्तलिफ कॉपियाँ उन्होंने रॉयल फैमिली को भिजवाई, शाही फैमिली को भिजवाई और इस तरह गवर्नमेंट को भिजवाई, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह से जो है मुसलमानों को नुकसान हुआ है। ठीक है, अब बच्चों अब हम लोगों ने सर सैयद अहमद खान का एजुकेशनल जो एफर्ट्स हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले ये कि द मुस्लिम कुड नॉट कम्पीट विद द हिंदूज बिकॉज दे डिड नॉट एक्वायर इंग्लिश एजुकेशन आउट ऑफ एक्सट्रीम हेट्रेड अबाउट द ब्रिटिश, कि मुसलमान उस वक्त तक एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते जब तक वो इंतहा दर्जे की जो नफ़रत मुसलमान अंग्रेज़ों से करते हैं उसको ख़त्म कर दें। अब अगर जो है वो इस तरह से नहीं करेंगे तो जो हिंदू हैं उन्हें बताया कि हिंदूज़ प्रोग्रेस बिकॉज दे आर वेल एडवांस इन एजुकेशन, कि मुसलमान जो हैं उनके मुकाबले में हिंदू एजुकेशन बहुत आगे हैं और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए सर सैयद रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल क्रिएटेड बाय द ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव उलमास, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को दूर करने की उनके जहनों से कोशिश की कि जो मुख्तलिफ मदारस से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा थे या फिर जो ऑर्थोडॉक्स यानी मजहबी रहनुमा जो थे, उन्होंने लोगों के दिमाग जो है वो उसमें ये बात बिठा दी कि अगर उन्होंने ये एजुकेशन हासिल कर ली तो उसके बाद जो है वो इस्लाम से दूर हो जाएंगे। एंड सेड दैट इट वाज नॉट अगेंस्ट इस्लाम टू एक्वायर इंग्लिश एजुकेशन, यानी अंग्रेज़ी तालीम को हासिल करना इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक वक्त की ज़रूरत है और उसको हासिल किए बगैर वो आगे ना जॉब्स ले सकते हैं, ना गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ना ही उनकी माशी हालत बेहतर हो सकती है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
अब वो कहता है कि उन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम किया उनमें सबसे पहले था इन द ईयर 1859 1869 में ही इस्टेब्लिश द स्कूल मुरादाबाद, यानी मुरादाबाद में उन्होंने पहला स्कूल जो कायम किया, वो जिस जगह ख़ुद मुलाजमत करते थे मुरादाबाद में, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला स्कूल ओपन किया। उसके बाद इस्टेब्लिश स्कूल एट गाज़ीपुर, उसके बाद उन्होंने दूसरा स्कूल गाज़ीपुर के मकाम पर कायम किया। फिर 1863 में सर सैयद इस्टेब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी। ये सर सैयद अहमद ख़ान का सबसे बड़ा कारनामा है कि फॉर पर्पस ऑफ ट्रांसलेटिंग साइंटिफिक वर्क इनटू उर्दू एंड द एट गाज़ीपुर के मकाम पर ये जो सोसाइटी कायम की गई, इसका बेसिक मकसद ये था कि हर सब्जेक्ट की तालीम लोगों को दी जाए और उसके अलावा हर दुनिया की जो बुक है, जो स्पेशली जो यूरोपियन बुक्स हैं, उनका तर्जुमा किया जाए जो यूरोपीय ज़बान में लिखी गई हैं, ताकि उर्दू में तर्जुमा करने से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेज हासिल कर सकें। उसके बाद विज़िट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए और वहाँ जाकर उन्होंने वो अपने बेटे के साथ जब वहाँ पे गए तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एजुकेशनल सिस्टम जो है उसको विज़िट किया। अब वो कहता है कि 1869 में वो इंग्लैंड गए और अपने बेटे के साथ, महमूद के साथ, जो हु वाज गिवन द स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज़ इन इंग्लैंड, जिसको हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप मिली हुई थी इंग्लैंड में, यानी उसको जो है वजीफ़ा मिला हुआ था। और सर सैयद ऑब्जर्व द एजुकेशनल सेटअप ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन and was greatly impressed by the systems of Oxford and Cambridge University। यानी वो बहुत ज़्यादा जो अंग्रेज़ी जो इदारे थे उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर थे इन यूनिवर्सिटियों से, और ख़ुद उन्होंने विज़िट किया और उस निज़ाम को जांचने की कोशिश की कि बेसिकली वो सिस्टम क्या है। मेड अप हिज माइंड टू सेट अप द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड पैटर्न ऑफ ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज। उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड के नमूने पर जो है वो एजुकेशनल सिस्टम कायम किया, अपने इदारों को उसके मुताबिक करने की कोशिश की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद। अंजुमन तरक्की ये मुसलमानान हिंद जो है उन्होंने ये इसलिए कायम किया कि जिसका काम ये था कि प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू एज अ लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम, कि उर्दू ज़ुबान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी जो ज़ुबान है मुसलमानों की उस हवाले से, और अदर फंक्शंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा वो किस लिए काम करती थी? टू फाइंड आउट वाई मुस्लिम आर रिलक्टेंट टू लर्न इंग्लिश, कि वो लोगों को ढूंढते थे, वो जानना चाहते थे कि मुसलमान क्यों रिलक्टेंट है, क्यों रुकावट का, क्यों इस चीज़ का घबराहट का शिकार हैं, या क्यों इस रुकावट में है कि वो इंग्लिश तालीम या अंग्रेज़ी तालीम हासिल करें। टू प्रेजेंट रिकमेंडेशंस टू गेट राइड ऑफ दिस एटीट्यूड। और उसके अलावा उन्होंने ये कोशिश की कि लोग इस रवैये से जो है छुटकारा हासिल करें कि उन्होंने अंग्रेज़ों से दूर रहना है और अंग्रेज़ी तालीम हासिल नहीं करनी है। तो इन तमाम चीज़ों से दूर जो है उनको करने के लिए उन्होंने जो है सबसे पहले स्टेप पे देखा कि आखिर वजूहात क्या हैं। फिर उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल इन अलीगढ़। अलीगढ़ में सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में स्कूल कायम किया, और विच इस्लामिक एज वेल एज इंग्लिश एजुकेशन, जिसमें इस्लामी तालीम भी दी जाती थी और अंग्रेज़ी तालीम भी स्टूडेंट्स को दी जाती थी। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज अलीगढ़ है, MAO कॉलेज है, MAO कॉलेज यानी मोहम्मदन एजुकेशनल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उसकी बुनियाद आपने रखी, क्योंकि जो है उसी को आगे कॉलेज का फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। दिस कॉलेज वाज इनॉग्रेटेड बाय वाइसरॉय लॉर्ड लिटन, और इसकी इफ्तिताह जो है या इसका संग बुनियाद जो है इनॉग्रेट किया इसको लॉर्ड लिटन ने। एंड दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर सर सैयद अहमद ख़ान रिगार्ड टू द एजुकेशनल सर्विसेज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। बेसिकली सर सैयद अहमद ख़ान का मकसद ये था कि मुसलमानों को फ़िलहाल अपना जो है अपना मफाद है उसके ऊपर सोचना चाहिए। ठीक है। MAO एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका क़याम जो है 1886 में हुआ। सर सैयद इस्टेब्लिश MAO एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस विच वाज टू टेक द फॉलोइंग स्टेप, जिसमें जो है उसको कायम करने के लिए क्या स्टेप्स थे या क्या चीज़ें थी जिनको सामने रखकर उसका क़याम किया गया। टू इस्टेब्लिश न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज की तर्ज पर, यानी उसी तरह के मज़ीद एजुकेशनल इदारे कायम हिंदुस्तान में किए जाएँ। उसके अलावा लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम,
मुस्लिम जो जदीद मगरबी तालीम है उसके हवाले से लोगों में आगाही पैदा की जाए, टू कीप एन आई ऑन इस्लामिक एजुकेशन, और उसके अलावा इस्लामी तालीम जो है उसके ऊपर एक गहरी नज़र रखी जाए, टू मुस्लिम इन द न्यूली इस्टेब्लिश इंग्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि जो नए तालीमी इदारे हैं उनके हवाले से टू इक्विप ट्रेडिशनल स्कूल्स, उसके अलावा रवायती स्कूल मदरसे कायम किए गए हैं जो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मॉडर्न टाइम, तो वो जदीद जो तर्ज है उसके ऊपर जो है उनको यानी जदीद तालीम से रास्ता किया जाए, मदरसों को मकतबाज जो हैं उनको भी, ताकि जो वहाँ से फारिग तहसील होने वाले बच्चे हैं वो किसी चीज़ से महरूम ना रहें। रिज़ल्ट आर कंक्लूजन ऑफ एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान, यानी उसके नताइज क्या निकले। हेल्प इन प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन मुस्लिम, इस सबसे पहले मुसलमानों को हेल्प मिली जो जदीद तालीम है उसके हसूल के लिए। उसके बाद MAO कॉलेज और MAO एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सून बिकेम द सेंटर ऑफ सोशल कल्चरल एंड पोलिटिकल एक्टिविटीज़, यानी ये दो कॉलेज और ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये मुसलमानों की सियासी, समाजी और सकाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़ भी रहे। सेवरल ग्रेट मुस्लिम लीडर्स केम आउट ऑफ MAO कॉलेज, यानी हमारे जो बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर हैं जो बाद में तहरीके पाकिस्तान में जो है वो उन्होंने एंड तक शिरकत की, वो तमाम लोग जो है यहाँ से पढ़कर फारिगुल तहसील हुए, एंड इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। इसके अलावा इसने दो कौमी नज़रिए के हवाले से भी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के क़याम के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो आई होप यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपनी असेसमेंट करनी है और जो है क्वेश्चन सॉल्व करके मंडे को सबमिट करवाने हैं। थैंक यू।